टॉपिक ना कॉमन वॉइस भी मेमोरी ना। अच्छा स्टार्ट करना। ओके, तो आज का टॉपिक होगा लैग्रेंज स्पेलिंग वाला। क्या? लैग्रेंजेस लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जिसको हम बोलते हैं एलएमबीटी। ओके, ना तो एलएमबीटी जो है एलएमबीटी जो है इट्स लाइक रोल्स थ्योरम। ओके, रोल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट जैसा है, एलएमबीटी भी सिमिलर टाइप का चीज है। सी इन रोल्स थ्योरम वी सॉ व्हाट वी सॉ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट f dash c is equal to 0। उसके कंडीशंस पे कंटीन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए और f of b सेम होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c, एटलीस्ट वन पॉइंट c सच दैट f dash c is equal to 0। उसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था कि f dash is 0 मतलब f dash मतलब डेरिवेटिव रिप्रेजेंट स्लोप, और अगर स्लोप 0 हो रहा है मतलब देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, टेंजेंट क्या था? टेंजेंट पैरेलल था x एक्सिस के साथ, इसीलिए स्लोप 0 हो रहा था। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पूरा उसी तरह का चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो टेंजेंट होगा वो x एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं होगा, वो एक कॉर्ड के साथ पैरेलल होगा। कॉर्ड कौन सा होगा? कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स a एंड b, जो अपना इंटरवल देता था ना फ्रॉम a टू b, स्मॉल a टू स्मॉल b, वो x कोऑर्डिनेट होता था a टू b। तो वो दो पॉइंट को अगर जॉइन कर लोगे, वो कॉर्ड से पैरेलल टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं। दैट विल बी ए पॉइंट, देयर विल बी एटलीस्ट वन पॉइंट सच दैट टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग ए एंड b। ठीक है, तो पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है? इफ अ फंक्शन f इज कंटीन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ab, क्लोज्ड इंटरवल ab कंटीन्यूअस होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल समझ में आ रहा है? a इंक्लूडेड है, b इंक्लूडेड है, और a और b के बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट पे आपका फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल ab। नोटेड, ओपन इंटरवल है मतलब a एंड b नॉट इंक्लूडेड, a और b के बीच में जितने सारे पॉइंट्स हैं वहां पे डेरिवेबल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यहाँ पे f of b नहीं चाहिए। ओके, f of a इज इक्वल टू f of b नहीं चाहिए, वो रूल्स में था। ठीक है, डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ab, then there exists at least one real number c। at least one real number c means one number can be there or more than one number can be there in between a and b such that f dash c is equal to f of b minus f of a by b minus a। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, ये है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। सपोज सी दिस ग्राफ, दिस इज अ कर्व, सपोज ये अपना फंक्शन है, पॉइंट a इधर है, पॉइंट b इधर है। ठीक है, तो अपना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? इट शोज दैट देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन a and b। पॉइंट c a और b के बीच में है, सच दैट टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, c में सीधा गए कर्व की तरफ और टेंजेंट खींचा, सच दैट टेंजेंट एट व्हिच इज पैरेलल टू द कॉर्ड ab। दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b। पॉइंट ab को अगर जॉइन करोगे कॉर्ड बनेगा, कॉर्ड से पैरेलल टेंजेंट हम लोग खींच सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा। ये बोलता है लैग्रेंजेस। देखो यहाँ पे इस ग्राफ में एक ही पॉइंट दिखाया हूँ, सेम थिंग आई हैव शोन हियर विद टू पॉइंट्स। ग्राफ कुछ ऐसा है तो C1 से तो दो पॉइंट भी हो सकते हैं, तीन पॉइंट भी हो सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन पॉइंट, वन पॉइंट वाला दिखाया, टू पॉइंट्स वाला दिखाया, आया समझ में? अब ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है? f dash c is equal to f of b minus f of a by b minus a। ये कोई चीज f of b रिप्रेजेंट, f of b और f of a दोनों रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट्स को। Point A x coordinate, point B x coordinate, and the corresponding y coordinate is f of a and f of b. Now, therefore, we can say point A का coordinate होगा a, f of a होगा, और point B का coordinate होगा b, f of b। x, y लिखते हैं ना, b, f of b। अच्छा, if we find the slope of AB, if we find the slope of AB, then the formula is y2 minus y1 divided by x2 minus x1। तो करेंगे क्या? f of b minus f of a divided by b minus a। समझ में आ रहा है? तो ये AB, ये जो चीज है ना, ये वाला f of b minus f of a, ये होता है स्लोप ऑफ लाइन AB, लाइन या फिर बोल सकते हो कि कॉर्ड। समझ में आ रहा है? ये स्लोप, और f dash से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये भी स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है एट द पॉइंट C। किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप। f dash c डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो लैग्रेंजेस बोलता ये है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट सम पर्टिकुलर पॉइंट बिटवीन a एंड b विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB। ठीक है, ये हो गया आपका लैग्रेंजेस थ्योरम। व्हाट वी हैव टू डू? क्वेश्चंस कुछ इस तरह आएंगे।
जनरली स्कूल में 1 to 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल गेट, 4 and 5 स्कूल में नहीं आता, ठीक है। तो क्वेश्चंस सिमिलर, कंप्लीटली सिमिलर टू दैट ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम में जैसा था वेरीफाई करो या फिर पॉइंट निकालो, जस्ट उसी तरह के क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। अच्छा, तो विल स्टार्ट सॉल्विंग नंबर 1 क्वेश्चन। बेटा रहा अच्छा, पहला क्वेश्चन में क्या है, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इन द फंक्शन दिस इन 1,4। अच्छा, 1,4 मतलब 1,4 मतलब a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 4 है। तो बेटा रहा सारे चीजें एक्चुअली व्हाट विल राइट, फर्स्ट वी हैव टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। अच्छा, नंबर 1, तो नंबर 1 में सीधा लिख देना है कि fx is continuous, fx is continuous in 1,4। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, दिस इज रूट फंक्शन, फंक्शन के ऊपर रूट है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है मतलब नेगेटिव नंबर्स पे प्रॉब्लम करता है, और यहाँ पे तो अपना 1 से लेके 4 है, तो 1 से लेके अगर 4 है ना, इसके अंदर जो भी चीज होगा, एक्सप्रेशन जो भी आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से शुरू होता है। अगर 0 से शुरू होता तो प्रॉब्लम हो सकता था, जैसे कि अगर मान लो कि एक नंबर है 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर अगर डालोगे तो 0.04 आता है, और 0.2 होगा। 0.04 माइनस 0.2 नेगेटिव नंबर का रूट फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये अपना डोमेन का चीज हो गया। लेकिन आफ्टर 1 इफ यू सी 1 हो या 1 से बड़ा नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा नॉर्मल नंबर से बड़ा होता है। मतलब इस तरह का चीज है, एक नंबर सपोज है a, देन a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन a अगर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू a if a इक्वल टू 1, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू a if a इक्वल टू 1 होगा, और if a ग्रेटर देन 1 देन a स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर a लेस देन 1 देन यू विल सी कि a स्क्वायर इज लेस देन। ये अपना नंबर्स का क्राइटेरिया है, ठीक है। नाउ दिस इज फ्रॉम 1 to 4, therefore we can say कि x square will be greater than x, and if x square will be greater than x means the inside part will be positive number। अगर पॉजिटिव नंबर है तो फंक्शन डिफाइंड है, और क्योंकि अंदर में पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल अगर कंटिन्यूअस है उसके ऊपर अगर रूट लगा दो तो वो भी कंटिन्यूअस बनेगा। हमने कंटिन्यूटी का थ्योरम्स पढ़े थे, ठीक है। तो इस हिसाब से डायरेक्ट लिख देना है कि fx is continuous in 1,4, क्लोज्ड इंटरवल 1,4। Then second point, in the second point fx is derivable in the open interval दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, तो एक काम करते हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ, f' निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, f' तो बहुत इजी है, पहले रूट दिख रहा है, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, so I'll write 1/2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर माइनस x। फर्दर बाय चेन रूल x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1, so I can write this is 2x minus 1, okay, so this is the derivative। now see क्या ये डेरिवेटिव जो फंक्शन आया, क्या ये डेरिवेबल है इन द ओपन इंटरवल 1,4? यस, 100%। क्यों? क्योंकि देखो प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, प्रॉब्लम होगा 1 से कम नंबर पे। अगर x का वैल्यू 1 से कम है देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। क्यों? अगर x का वैल्यू लेस देन 1 हो गया तो इसके अंदर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएगा। नेगेटिव नंबर आ गया मतलब फंक्शन अभी डिफाइंड नहीं होगा, मतलब डेरिवेबल नहीं है, ठीक है। डेरिवेबल भी गलत आंसर आ रहा है। दूसरा, अगर x का वैल्यू 1 हो गया, अगर x का वैल्यू 1 भी हो गया, 1 - 1 0 हो जाएगा, तब भी चीज डिफाइंड नहीं है, ठीक है। लेकिन अपना तो 1 to 4 है ना, 1 to 4 है। हाँ, एक चीज बोलोगे कि x is equal to 1 में डेरिवेबल नहीं है, लेकिन अपना लैग्रेंज कंडीशन अगर देखा जाए तो ये बोलता है कि इट शुड बी डेरिवेबल इन द ओपन इंटरवल 1,4। अगर ओपन इंटरवल है मतलब 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से बड़ा नंबर, 1 से बड़ा नंबर के बाद आराम से डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना है कि fx is derivable in open interval 1,4। अगर क्लोज्ड इंटरवल होता नहीं होता, एट पॉइंट x इक्वल टू 1 इट इज नॉट डेरिवेबल, ओके, डिसकंटिन्यूटी में, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा ना, डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ओपन इंटरवल में तो है, तो डायरेक्ट लिख देना है fx is derivable in 1,4, ओके। क्या कर रहे हो? हाँ, तो डेरिवेटिव अगला, ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाइड, देन एलएमबीटी बोलता है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी such that f dash c is equal to f of b minus f of a by b minus a, means f dash c is equal to
क्या हो जाएगा बताओ? 2c minus 1 divided by 2 root over of c square minus c. This will be equal to f of b minus f of a divided by b minus a. तो मैं थोड़ा ऊपर में f of 1 का वैल्यू निकाल दे रहा हूँ. f of 1 का वैल्यू शायद से डालोगे तो 1 square minus 1 0 हो जाएगा और f of 4 का वैल्यू कितना आएगा? 4 square minus 4 means I think this is almost 16 minus 4 12. तो रूट ओवर ऑफ 12 आ रहा है. ठीक है, तो विल पुट द फॉर्मूला f of b माइनस f of a बाय b माइनस a. ठीक है, अच्छा रूट 12 में काम करते हैं, इसको कर देता हूं मैं 2 रूट 3. रूट 12 क्या होता है? 2 रूट 3 होता है. ठीक है, तो इसकी जगह लिख देंगे 2 रूट 3. नाउ 2c minus 1 divided by 2 root over of c square minus c is equals to 2 root 3 divided by 3. तो ये हो जाएगा 2 by root 3. ठीक है, नहीं होगा, 4 minus 1 3 होता है, कटेगा. 2 root 3 by 3 is 2 by root 3. Now how to solve? Obviously root है तो स्क्वायर कर लेते हैं, सॉल्व हो जाएगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, what I will get? I will get 2c minus 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2c स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा. ये 2 4 हो जाएगा, दिस विल बी 3. ठीक है, तो इसको अभी ब्रैकेट खोल देना है. ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. सब कुछ करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर रहेगा c में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस प्रकार का होगा 4c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 3. देख के लिख दे रहा हूँ, आएगा अपना 4c स्क्वायर. ठीक है, क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट खोल देना. ठीक है, 4c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 3 इज इक्वल टू 0. और इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर लेना है. आफ्टर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन यू विल गेट 2c minus 3 2c plus 3 2c minus 1 2c minus 3 minus 3 and 2c plus 1 is equal to 0. इसका मतलब c का वैल्यू एक आ जाएगा 3/2, एक का आ जाएगा -1/2. आउट ऑफ दिस वन यू विल नॉट टेक बिकॉज c must lie in between a and b. मतलब whatever numbers are coming they should lie between 1 and 4. 1 and 4 के बीच में obviously यही नंबर है. तो क्या लिखोगे? आंसर हो गया yes, LMBT is verified at the point 3/2 और 1.5. ठीक है, सेम अप्रोच फॉर द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट लिख देना है, see this is sin x, this is sin 2x, all trigonometric functions are derivable. तो sin x और sin 2x दोनों कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस होता है. तो फर्स्ट लिख देना है कि as this is trigonometry sin function, it is continuous in the closed interval 0, pi, derivable in the open interval 0, pi. Then there exists at least one point c such that f dash is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. तो मैं वो सॉल्विंग प्रोसीजर में दिखा रहा हूँ. फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट f of 0, क्योंकि चाहिए होगा ना f of b minus f of a के लिए. तो f of 0 का वैल्यू 2 sin 0 0 ही होगा. Then f of pi sin pi ना, sin pi कितना होता है? 0 0 हो गया. अच्छा, दोनों 0. हाँ, both are 0. ठीक है, sin 2 pi is also 0, right? हाँ, everything is 0. ठीक है, अच्छा, दोनों 0 हो गया. हाँ, फिर f dash x निकालते हैं. f dash x will be sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x. फर्दर 2x डेरिवेटिव is 2. ठीक है, अब थ्योरम बोलता है कि f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a, which means f dash c अगर तो लिखोगे 2 cos c, 2 कॉमन ले ले, दोनों 2 है तो 2 कॉमन जाएगा, cos c plus cos 2c is equal to देखो 0 minus 0 divided by pi minus 0. अच्छा, it means it is 0, right? So what you are getting is cos c plus cos 2c is equal to 0. कैसे सॉल्व करें? cos a plus cos b का एक फॉर्मूला है. cos a plus cos b का फॉर्मूला क्या है? 2 cos a plus b by 2 2 cos a plus b by 2 मतलब c plus 2c by 2 that is 3c by 2 into cos a minus b by 2. तो 2c minus c by 2 ऐसा कर सकते हैं, is equal to 0 आएगा. ठीक है, then after that what you are getting? cos
3c/2 into cos c/2 is equal to 0. Okay, it means what? It means cos 3c/2 is equal to 0 and cos c/2 is equal to 0. ठीक है, अब cos 0 कहाँ पे होता है? Odd multiples of pi/2 if you remember. Cos 90 0 होता है, 3π/2 0 होता है, ठीक है. Odd multiples of 90 में 0 होता है. So what I'll write? Cos 3c/2 is equal to odd multiples of 90 means आपका pi/2 पे 0 होगा. क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा, odd multiples of 90 ना? Odd multiples of 90 means I can write cos this much is equal to 0. cos pi पे 0 होता है, cos pi पे 0 होता है नहीं, cos pi/2 पे 0 होता है, फिर cos 3π/2 पे 0 होता है. इसका मतलब 3c/2 is equal to pi/2 एक नंबर आएगा, 3π/2 एक नंबर आएगा, ऐसे चलते रहेंगे. सिमिलरली cos 3/2 is equal to 0 में c/2 is equal to फिर से pi/2 एक नंबर आएगा, 3π/2 एक नंबर आएगा, ये चलता रहेगा. Odd multiples of pi/2. Now you can solve this and get the value of c. तो c is equal to, इसको अगर सॉल्व करोगे तो पहला आंसर आ जाएगा pi/3, दूसरा को अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा pi. यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू आएगा pi, c का वैल्यू आएगा 3π. बहुत सारे नंबर्स आएंगे, ऐसे चलता रहेगा. लेकिन हमको तो सिर्फ वही नंबर लेना है जो 0 और pi के बीच में लाई करेगा, तो वो आंसर है pi/3. बाकी सब में pi, 3π, मोर एंड मोर विल कम बिकॉज़ तो बढ़ता रहेगा ना, ज्यादा नंबर आएगा, तो वो सब नहीं लेना है. Only take that number which is lying in between 0 and pi. Therefore, our answer is c is equal to pi/3. It means at point c equal to pi/3, Rolle's theorem, Lagrange's LMBT, Lagrange's mean value theorem is verified. शायद से समझ में आ गया. Just trigonometry formula लगाया है and each part will be 0 because this is multiplication. Each part will be 0. ये क्या है? थोड़ा अगर process wise दिखाऊं, cos 3c/2 is equal to 0 ना. अपना trigonometry equation से ये है. See. If cos x is equal to 0, अपना फॉर्मूला था x is equal to 2n plus 1 pi/2. उसी को डायरेक्टली शॉर्टकट में लगा दिया, 2n plus 1 pi/2. x की जगह कौन है? 3c/2 is equal to 2n plus 1 pi/2. 2n plus 1 होता है क्या? Odd multiples. Means n का वैल्यू 0 तो pi/2, n का वैल्यू 1 तो 3π/2. शॉर्टकट में लगा दिया, समझ में आया? अच्छा, तो आंसर है c is equal to pi/3. टाइम टी देखो, 2 मिनट 16 सेकंड. अच्छा, देन बंद कर दो. देन बंद कर दे. अब कितना वीडियो होगा? लास्ट सर्जू है.